देवादिदेव भगवान आदिनाथ की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम रत्नत्रय के धारी वात्सल्य मूर्ति परम धर्म प्रभावक परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज की, एलक श्री उपशम सागर जी महाराज की। प्रिय भारत के वासियों, मुझे इन वात्सल्य मूर्ति का संकेत मिला कि आप लोगों के समक्ष सशक्त महिला, सशक्त नारी, सशक्त समाज विषय पर मुझे कुछ विचार प्रस्तुत करने हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि मंच पर विधायक जी भी विराजमान हैं, जिन लोगों के हाथ में देश के संचालन की बागडोर होती है। ऐसी विभूतियां यहाँ हैं, उनके समक्ष अगर मुझे प्रस्तुतिकरण का अवसर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। विषय बहुत गंभीर है और अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छा आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया है। इतने गंभीर विषय पर चर्चा भी गंभीर होगी, लेकिन उस गंभीर विषय को छूने से पहले मैं आपको एक रहस्य बताना चाहती हूँ, एक बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि ये जो बरेली शहर है, विधायक जी सुनिएगा, महाराज जी आपसे भी निवेदन है, ये जो बरेली शहर है, गांव कहे कस्बा कहे जो भी है, इस धरती का मुझ पर बड़ा उपकार है। कैसे? मेरे बचपन का सबसे सुखद एक वर्ष यहां बरेली में गुजरा है। यहां आपको पता है जो शासकीय कन्या विद्यालय 1968-69 में मैंने उस कन्या विद्यालय से चौथी पास की और अच्छे नंबरों में पास किया। तो आज मुझे गुरुजी की कृपा से इस भूमि का, ये वो जगह जहां मैंने उस विद्यालय में शनिवार को जो बाल सभा होती थी उसमें पहली बार एक कविता पढ़ने में खड़ी हुई थी और मेरी सुई अटक गई थी डर के मारे। पहली बार वक्ताओं को सामना करना उस दिन समझ में आया। बहुत छोटी सी थी मैं, ये सामने जो बच्चियां बैठी इनके जैसी छोटी छोटी। तो मेरी जो अध्यापिका थी, पढ़ने में मैं अच्छी थी तो सबका स्नेह मुझे बहुत मिलता था। तो उन्होंने कहा कि अगली बार तुम कविता मत पढ़ना, तुम भाषण देना। कुछ दिनों बाद 2 अक्टूबर आ गया और मैंने महात्मा गांधी के जीवन पर भाषण दिया, धारा प्रवाह। उस समय बानो मैडम प्राचार्य हुआ करती थी। वो मेरे 3-4 मिनट का मेरा जो भी भाषण था उसके दौरान लगातार तालियां बजा रही थी और जैसे ही मेरा भाषण समाप्त हुआ वो कुर्सी से उठ के दौड़कर मुझ तक आई, मुझे उन्होंने गोदी में उठाया और ऐसे मुझे लेके गोल 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 घूम गए। तो ये वो जगह है जिसने मुझे पहली बार मंच पे माइक के सामने बोलने का आत्मविश्वास दिया और ऐसा आत्मविश्वास दिया जो आज तक बरकरार है। तो मैं मुनि जी के प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे इस ऋण को चुकाने का अवसर दिया। मुझे आशा है कि मैं उस ऋण को चुका पाऊंगी, ऐसा गुरुदेव से भी मुझे आशीर्वाद मिले और आप सब लोगों से भी। गंभीर विषय है, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि अब हमें केवल सुनना नहीं है, कुछ करने का अवसर आ गया है। तो क्या करने का अवसर आ गया है और क्यों करने का अवसर आ गया है, मैं सारी बातें आपके समक्ष रखूंगी। सबसे पहले यहाँ एक बृहत महिला समाज उपस्थित है। मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहती हूं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले कि क्या महिला, आज की महिला अशक्त है? क्या महसूस करती हो आप अपने आप को? अशक्त अनुभव करती हो कि सशक्त हो? पक्का ना? पक्की बात, इससे पलटना मत। बहुत बढ़िया, मेरा भी यही अभिमत है कि आज की नारी जो है वो सशक्त है। वो इतनी सशक्त है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है, लड़कों से ज्यादा कमा रही है,
पुलिस में नौकरी कर रही है, सेना में नौकरी कर रही है, हर तरह के वाहन चला रही है, वायुयान भी उड़ा रही है, अंतरिक्ष में गमन कर रही है। कितनी सशक्त है। अपना गांव छोड़कर बाहर जाकर पढ़ रही है, विदेश भी अकेली जा रही है। कितनी सशक्त है। अपनी मर्जी से विवाह भी कर रही है और अपनी मर्जी से तलाक भी दे रही है। कितनी सशक्त है। अपनी मर्जी से गृहस्थी को चला रही है और अगर आपने उसमें चूचा करने की कोशिश की तो हथकड़ियां भी पड़वा रही है। बाहर पढ़ने जा रही है। कुछ बच्चियां तो पढ़ रही हैं, कुछ तो पढ़ रही हैं, लेकिन कुछ इतनी सशक्त हैं, सह शिक्षा वाले विद्यालय हैं बाहर जाके तो अपने सहपाठियों के साथ होटलों में खाना खा रही है। खाना खाते खाते प्रेम कहानियां रच रही है। प्रेम कहानियां रचते रचते लिव इन रिलेशनशिप में जा रही है। कितनी सशक्त है। आपको पता भी नहीं, गर्भवती हो रही है और गर्भपात करा रही है, आपको पता ही नहीं। इतनी सशक्त है आज की नारी। हम जिन वस्त्रों को आज भी रात में अपने घर में भी, अपने कमरे में भी नहीं पहन पाते, उन कपड़ों को पहनकर सरे बाजार घूम रही है। कितनी सशक्त है। संकोच क्यों कर रहे हो ताली बजाने में? समर्थन करो मेरी बात का। कुछ विशेष स्थानों से फटी हुई जीन्स को पहनकर दोनों कुलों को गौरवान्वित कर रही है। कितनी सशक्त है। वो इतनी सशक्त है। और हाँ, इस सौंदर्य प्रदर्शन को भाइयों में से कोई अच्छी तरह देखना चाहे और प्रशंसा में कुछ टिप्पणी कर दे तो थाने में शिकायत भी कर सकती है। इतनी सशक्त है। कहेगी वो मूर्ख घूर कर देख रहा था। वो इतनी सशक्त है कि विवाह करने से इनकार कर सकती है। अच्छी बात है। विवाह करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन विवाह ना करना भी कब अच्छी बात है और कब अच्छी बात नहीं है, ये थोड़ा सा आगे खोलूंगी मैं। विवाह करके भी वो घर के दायित्वों को पालन करने से मना कर सकती है। वो इतनी सशक्त है। भोजन बनाने से मना कर सकती है, संतान उत्पन्न करने से मना कर सकती है, संतान को दूध पिलाने से मना कर सकती है, संतान की परवरिश करने से मना कर सकती है, और यदि आपने आग्रह किया तो जेल जाने के लिए तैयार रही है। वो इतनी सशक्त है। पति और परिवार अपने किसी भी के प्रति अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए वो बाध्य नहीं है। वो इतनी सशक्त है। इतनी सशक्त है कि विवाह से पूर्व ही वो शर्त रख सकती है कि मैं सास ससुर के साथ नहीं रहूंगी और मैं जो करना चाहूं वो करने की मुझे आजादी दोगे तब तक तो ठीक है, नहीं तो तलाक तलाक तलाक। मैं मानती हूं कि हर महिला इतनी सशक्त नहीं है। भगवान ना करे कि बरेली में कोई ऐसी सशक्त महिला हो, नहीं है ना, भगवान ना करे। लेकिन महानगरों में ये दृश्य आम है। मुझे ये सब बातें जो यहाँ बोलनी पड़ रही हैं वो इसीलिए कि महानगरों में ये सब दृश्य आम है। जो लड़कियां यहाँ बहुत संस्कारिक दिखती हैं वो बाहर जाकर क्या कर रही हैं, इसका भी अभी आगे आएगा चैप्टर।
मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगी कि इस तरह की नारी सशक्तता से उन्हें कितना फायदा या नुकसान है, वो जाने, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन मेरा विषय है सशक्त नारी सशक्त समाज। तो ये नारी की सशक्तता का जो स्वरूप सामने आया है, क्या उससे समाज भी सशक्त हो रहा है? क्या उससे समाज भी सशक्त हो रहा है? नारी की इस तरह की सशक्तता से समाज भी सशक्त हो रहा है? नहीं, समाज टूट रहा है, परिवार बिखर रहे हैं, लड़कों के विवाह नहीं हो रहे, बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं हो रही, संस्कार कूड़े के डिब्बे में डल गए, विप्लव हो रहा है, विघटन हो रहा है। यह बात सही है कि नारी सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा, लेकिन उसके सशक्तता की दिशा आज एकदम गलत हो गई है। ये आप लोग भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन झंडा कौन उठाए? कैसे? ये मतलब कुछ करने का समय आ गया है, बदलाव करना होगा। नारी को सशक्त बनाना जरूरी है, लेकिन उसकी दिशा को बदलना होगा। और इस दिशा को बदलने के लिए एक पूरी शल्य चिकित्सा चाहिए, एक सर्जिकल स्ट्राइक। जैसे हमने पाकिस्तान में घुस की थी ना, ऐसी एक सर्जिकल स्ट्राइक समाज में चाहिए। अन्यथा बहुत जल्दी भारतीय सभ्यता का, नारी के भारतीय स्वरूप का, भारतीय समाज का अस्तित्व इस धरती से मिट जाने वाला है। तो हमें क्या करना होगा? आइए हम, चूंकि हमें मुनिश्री को भी सुनना है, बहुत जल्दी मैं आगे की बात करके अपना वक्तव्य खत्म कर दूंगी। हमें क्या करना होगा? इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। विधायक जी ध्यान से सुनिएगा, ये सारा जो दुष्प्रभाव है, ये पाश्चात्य स्वरूप की शिक्षा पद्धति के कारण है। तो सबसे पहले आज के जो प्रचलित विद्यालय हैं, चाहे वो प्राथमिक स्तर के हों, चाहे माध्यमिक स्तर के, चाहे उच्च स्तर के, चाहे महाविद्यालय स्तर के, जल्दी से जल्दी उन विद्यालयों पर ताले लगा दीजिए। अभी किसी ने कहा कि जितना अधिक वो शिक्षित होंगी उतना समाज उन्नत होगा, लेकिन विद्या पढ़ेंगी तो उन्नत होगा। आज विद्यालयों में जो शिक्षा दी जा रही है वो विद्या नहीं है, वो पूरी की पूरी अविद्या है। और शिक्षा के केंद्र अधिकांशतः आज व्यभिचार के केंद्र बन चुके हैं। मैं प्रशासन में रही हूं, इसलिए मैं उस दुर्दशा को जानती हूं। ऊपर बहुत चमक दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर जैसे नाली पे ऊपर संगमरमर का पत्थर लगा दो और अंदर सड़ांध बदबू भरी हुई है। समाज उस तरह का हो गया। और ये केवल मैं जैन समाज की बात नहीं कर रही हूं, पूरा भारतीय समाज इसी तरह से सड़ रहा है। तो सबसे पहले तो प्रचलित शिक्षा पद्धति के सभी विद्यालयों पर ताले जड़ दो और उनके जगह फिर से लाओ हमारी भारतीय गुरुकुल शिक्षा पद्धति। दूसरा हमें क्या करना है? सह शिक्षा नहीं, लड़के और लड़की की साथ साथ शिक्षा कदापि नहीं, क्योंकि व्यभिचार के बीज वहीं से प्रारंभ होते हैं। बचपन से बच्चा जब साथ साथ में पढ़ता है तो उसको किसी तरह का जो दूरी एक महिला पुरुष के बीच में होना चाहिए उसका कुछ बोध नहीं होता। लेकिन एक उम्र आने के बाद आप समझते हैं, इसको मुझे ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है। सह शिक्षा की बजाय जैसे पहले हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति में हुआ करता था, महिलाओं की शिक्षा अलग होती थी और पुरुषों की शिक्षा अलग होती थी, वही पद्धति फिर से आना चाहिए। अगर उच्च शिक्षा के लिए
बाहर जाने की आवश्यकता हो तो जिस शहर में महिलाओं के विद्यालय हो उस शहर में पुरुषों के विद्यालय नहीं होना चाहिए। अगर दिल्ली में पुरुषों की उच्च शिक्षा के केंद्र हो तो मुंबई में महिलाओं की उच्च शिक्षा के केंद्र हो। अधिक से अधिक जो उनके मिलने की सही उम्र है उस उम्र में विधिवत उन्हें मिलाया जाए तो अच्छी संतति, अच्छे संस्कार, अच्छे परिवार स्थापित होंगे। और जिस तरह से आज हो रहा है उससे सिर्फ दुर्गति के सिवा कुछ नहीं होनी है। इसके बाद मैं आती हूं अगले बिंदु पर। तो क्या ये शिक्षा बंद कर देंगे तो हम उन्हें अज्ञान रख लें? कदापि नहीं। हमारे प्राचीन भारत में जब ये देश विश्व गुरु कहलाता था तब क्या हमारे यहां शिक्षा नहीं होती थी? ऐसे ही विश्व गुरु कहलाता था? नहीं। उस समय पुरुषों के लिए 72 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी और महिलाओं के लिए 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। तब हम विश्व में सर्वश्रेष्ठ थे, सबसे संपन्न थे। आज इसीलिए कह रही हूं कि आज की शिक्षा पद्धति को हटाकर वही 72 कलाओं और 64 कलाओं वाली शिक्षा पद्धति लाइए ताकि हम फिर से उस श्रेष्ठ पद पर पहुंच सकें। लौकिक शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा भी अवश्य दीजिए ताकि नैतिकता का समावेश भी शिक्षा में रहे। आज की शिक्षा केवल तकनीकी शिक्षा है। वो मशीन चलाना जानता है लेकिन परिवार की गाड़ी चलाना नहीं जानता। वो एरोप्लेन चलाता है, महिला भी चला सकती है लेकिन परिवार की गाड़ी नहीं चला पा रही। और आपको सचेत करना चाहती हूं, देखिए बहुत व्यवहारिक बात कर रही हूं मैं। हर लड़का या हर लड़की को इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या वकालत की पढ़ाई करना जरूरी है क्या? हर लड़की को जॉब करना जरूरी है क्या? हर लड़के को जॉब करना यानी नौकरी, जॉब का मतलब हमारे यहाँ नौकरी होता है। हर लड़की को, हर लड़के को नौकरी करना जरूरी है क्या? हमारे देश में पहले तो ऐसा नहीं था कि हर पुरुष, हर स्त्री नौकरी करे तभी गुजारा चलेगा, लेकिन गुजारा बहुत अच्छे से चलता था। एक कमाता था, सब खाते थे। अभी क्या हो गया है? महिलाओं को सशक्तता, आर्थिक सशक्तता के साथ आज जिस तरह की आजादी मिल रही है वो पूर्णतः गलत है, पूर्णतः गलत है। जिसके हाथ में अर्थ है, धन की थैली है लेकिन विवेक नहीं है, उसका पैसा नाली में ही जाने वाला है और वो पूरे समाज को भ्रष्ट करता है। मैं आपको सचेत कर रही हूं, अगर आवश्यकता बहुत, जैसे विधवा को कमाने की आवश्यकता हो सकती है, परित्यक्ता को कमाने की आवश्यकता हो सकती है, किसी कारण से किसी महिला का विवाह नहीं हो सकता है तो उसको कमाने की आवश्यकता होती है। हालांकि पहले भी ऐसा होता था लेकिन महिलाओं को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारे घर ही ऐसे होते, घरों का वातावरण ऐसा होता था कि उनका भी पालन हो जाता था। पर चलो कोई बात नहीं। इन अनिवार्य परिस्थितियों के अलावा अगर पति अच्छा ठीक ठाक कमाने में सक्षम है, ठीक है, हर घर में एरोप्लेन तो नहीं खड़ा हो सकता लेकिन एक स्कूटी भी लाने लायक है तो मोबाइल फोन का खर्चा निकाल सकता है ना, तो उस महिला को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, नौकर बनने की जरूरत नहीं है। ये जो बाहर जाकर पढ़ाई करने का और बाहर जाकर नौकरी करने का फंडा आया है, वहीं से सारी बर्बादी शुरू हुई है समाज की। पूर्ण भारतीय समाज की सारी बर्बादी वहीं से शुरू हुई है। इसलिए, और नारी की शक्ति क्या होती है? नारी की शक्ति धन नहीं होता, उसके कपड़े नहीं होते, उसका सौंदर्य भी नहीं होता, उसका श्रृंगार भी नहीं होता। नारी का केवल शक्ति उसका चरित्र होता है। हमारे पुराणों की कथाएं पढ़िए, इनको जो विद्यालय नए खुले, गुरुकुल पद्धति के विद्यालय, उनमें अपनी भाषा में शिक्षा होना भी जरूरी है, क्योंकि
विद्यार्थी जिस भाषा में पढ़ता है धीरे धीरे उसी भाषा को बोलने लगता है, उसी भाषा के लोगों के संपर्क में आता है और उसी भाषा के लोगों के संस्कार ग्रहण कर लेता है। ये इंग्लिश विद्यालयों में पढ़ा पढ़ा कि ये बात हमने बहुत अच्छी तरह से समझ ली। अब केक काटे बिना हमारे यहाँ जन्मदिन नहीं मनता, जबकि हमारे यहाँ दीपक जलाने की प्रथा थी। दीपक बुझा के हम जन्मदिन मना रहे हैं। सब कुछ आ गया है उनका। अब शादियों में घाघरा चुन्नी नहीं पहना जाता, वेडिंग गाउन पहने जाते हैं। सगाई नहीं होती, रिंग सेरेमनी होती है। विवाह नहीं होते, मैरिज होती है। विवाह होते हैं उसमें तलाक नहीं होता, मैरिज में तलाक होता है। शादी में तलाक होता है, विवाह में तलाक नहीं होता। कोई प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ तलाक का। तो अपनी भाषा में फिर से इन्हें निष्णात करना इसलिए जरूरी है कि भटकने का द्वार उसी से खुला है, विदेशी भाषा में शिक्षण होने के कारण। अब शेक्सपियर उनका आदर्श है, बर्नार्ड शॉ उनका आदर्श है, महावीर उनके आदर्श नहीं है, सीता उनकी आदर्श नहीं है, द्रौपदी आदर्श नहीं है, अंजना सती आदर्श नहीं है, सोमा सती आदर्श नहीं है, आलिया भट्ट आदर्श है। देख लो आप, जरा सा आजादी का मौका मिला सब उसी की तरह सजना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने जो दिव्य ग्रंथ हैं, हमारा जो ज्ञान है सभी भारतीय भाषाओं में जो ज्ञान भरा पड़ा है, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दिला दिलाकर उन ग्रंथों तक अपने बच्चों को पहुंचाने के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। यही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। तो अपनी भाषा में शिक्षा फिर से मिलना शुरू हो। बहुत सारे देश अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, लेकिन फिर भी वो विकसित कहलाते हैं। और ये जिस तरह का विकास हो रहा है वो कतई विकास नहीं है। विकास वो था जब हम समृद्ध थे, हम विश्व गुरु थे। वो विकास था, नैतिकता थी, दया थी, क्षमा थी, प्यार था हमारे समाज में। सब खो गया। कहाँ खो गया? उसको लौटा के अगर लाना है तो हमें महिलाओं की सशक्तता को सही दिशा देनी होगी, उन्हें फिर से घर में लाना होगा। लेकिन इसमें एक बात बहुत जरूरी है जो मैं भाइयों से निवेदन करना चाहती हूं। महिला ने घर से बाहर कदम क्यों रखे? क्योंकि वो घर में जो कुछ कर रही थी आपने उसको अपना अधिकार मान लिया। घर में उसके द्वारा पालन किए जाने वाले दायित्वों को आपने सम्मान नहीं दिया। इस कारण उसने घर की देहरी पार की। तो यह आप सबका दायित्व है, महिलाओं के हाथ का प्रेम, वात्सल्य, ममता, फिक्र से भरा हुआ। कौन? होटल वाले फिक्र करते हैं कि किसको क्या खाना है, वो पैसा लेते हैं तब आपकी पसंद की चीज देते हैं। और माँ, बेटी, बहन, पत्नी वो मुफ्त में सब कुछ देती हैं आपको। दिन रात इस चिंता में रहती है कि मेरे बेटे को क्या चाहिए, मेरे पति को क्या अच्छा लगता है, मेरा भाई क्या खाएगा, मेरे पिता को मैं क्या खिला दूं कि वो खुश हो जाए। इस वातावरण को लौटाना आप सबका दायित्व है। कोशिश करिए, बेटियों को पढ़ने बाहर मत भेजिए। बाहर के दृश्य बहुत खराब है, बहुत खराब है। जरूरत नहीं है। जितनी शिक्षा यहाँ पर है उतनी दीजिए और धर्म ग्रंथों की शिक्षा के लिए ऐसे गुरुवरों के चरणों में उनको बिठाइए, आरिगाओं के चरणों में उनको बिठाइए, ताकि वे वास्तव में फिर से। आज शीलवान नारी को ढूंढ पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। बड़ा कटु सत्य है ये। पर पता नहीं क्यों महिलाएं ही कुछ इस चीज को आगे बढ़ा रही हैं। तुम जिस दिन अपने ये समझने संवरने के लालच से बाहर आ जाओगी ना, उस दिन तुम समझोगे कि तुम सच में साक्षात दुर्गा हो, तुम सच में साक्षात सरस्वती हो, तुम सच में साक्षात सीता हो। पर मेरी बहनों क्यों नहीं समझती और क्यों नहीं अपनी बेटियों को समझाती? तो सहशिक्षा बंद, आज की शिक्षा पद्धति बंद, अपनी भाषा में शिक्षा होना जरूरी है, धर्म की शिक्षा होना जरूरी है। और एक बात आज कहना चाहती हूं,
अफगानिस्तान का हाल आप लोग जानती हैं कि नहीं? क्या हुआ अफगानिस्तान में? हम लोग सोच रहे हैं कि आग अभी उस घर में लगी है, अपन तो बढ़िया कूलर एसी में बैठे हुए हैं। नहीं, मेरी भाषा तालिबानी लग रही होगी, लेकिन मेरी रिकॉर्ड करके रखना। अभी नहीं संभलोगे तो 10 साल बाद कहोगे दीदी ने हमने कहा था। अगर हमने मान लिया होता तो आज हमारी दुर्गति नहीं होती। ये जो तालिबान आज अफगानिस्तान में नजर आ रहा है, आपके भारत में चप्पे चप्पे पर बैठा हुआ है, और जैसे ही मौका मिलेगा वो आक्रमण की घड़ी आते ही चूकेगा नहीं। कि आप में से किसी ने भी इस बात पर विचार किया है कि अगर ऐसा इस देश में अवसर आ गया तो आपके पास अपनी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? अगर आप सोचते हैं कि भारत की सेना बहुत वीर है, वो हमें बचा लेगी, तो सेना तो अफगानिस्तान में भी थी, और ऐसी सेना जिसे अमेरिका ने बहुत वर्षों तक पोषण दिया। सेना हमारी सुरक्षा नहीं करेगी, पुलिस भी नहीं करेगी। ये दोनों सुरक्षा करेंगे, लेकिन यदि आप अपनी सुरक्षा में सक्षम हैं तो, अन्यथा कुछ नहीं। तो मेरा ये निवेदन है, मैं अहिंसा धर्म का पालन करने वाली हूं, किसी पर आक्रमण करो यह नहीं कहूंगी, लेकिन आत्मरक्षा के लिए बेटे और बेटियों दोनों को आज शस्त्र कला भी सिखाना बहुत जरूरी है, नितांत जरूरी है, ताकि महिलाएं अपने शील की सुरक्षा कर सकें और पुरुष अपने परिवार की और अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की सुरक्षा कर सके। आक्रमण नहीं करना है, लेकिन हम पर जब आक्रमण हो उसके लिए हम जब आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे, ऐसा नहीं। आज से, अभी से यह प्रशिक्षण प्रारंभ होना चाहिए। और एक बात, बहुत हो गया, हम दो, हमारे दो, या बस 2 या 3, या अब तो मेरा एक, बस इस नीति को भी बदलकर अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। अगर भारत का असली परिदृश्य पता है तो कभी हम 94% थे, मतलब भारतीय, और विदेशी थे 5%। अभी एक शोध आया है, वो कह रहा है बहुत जल्दी हम 5% होंगे, वो 95%। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आज की प्रचलित जनसंख्या नीति चालू रखिए, अन्यथा तोड़िए बंधनों को। क्या मुश्किल हो रही है? जो सभ्य समाज है, जो प्रबुद्ध समाज है, वो कम से कम संतानोत्पत्ति कर रहा है। जो सक्षम है वो संतानों को जन्म देना नहीं चाहता, पालना नहीं चाहता, और जिसके पास घर में खाने को रोटी नहीं है, रोटी के बदले जो मांसाहार कर रहा है, वो 10-10, 12-12, 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो अच्छा समाज आएगा कहां से? अच्छे समाजों की संतानोत्पत्ति पर बस 2 या 3, और जिनकी कुबुद्धि है, सोच ही जिनका विकृत है, जो हर बात में, हर समस्या का हल केवल मारो काटो में जानते हैं, उनको सीमातीत बच्चे पैदा करने की अनुमति है। इस पर आप सब लोगों को विचार करना चाहिए। ये बात आज कई लोगों को समझ में नहीं आएगी, जो कुछ भी मैं कह रही हूं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो एक ताना बाना है ना, वो चुप रहो, बस चुप, बोलो मत, अपने को क्या करना। ये अपने को क्या करना की नीति आगे जाके हमारे हेलो, आवाज आ रही है? इन बिंदुओं पर कृपया गौर फरमाइए, और हो सके तो जितनी जल्दी हम इस तरह से नारी को सशक्त करेंगे तो समाज सशक्त होगा। जिस तरह से आज नारी सशक्त हो रही है, उससे समाज केवल विघटित हो रहा है, टूट रहा है।
मैं अपने वक्तव्य को यह विराम देते हुए आप लोगों ने मुझे ये जो सुंदर अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। अधिक मार्गदर्शन महाराज श्री करेंगे, चूंकि समय बहुत हो गया था, बातें तो और भी कहनी थी, लेकिन हम अधिक से अधिक महाराज श्री को सुनना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन